हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक सत्र 2020-21 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान अध्याय 2 में आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे इस वीडियो में उसका हल देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इस प्रश्न बैंक में अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में जनन, इससे आपको जो भी विकल्प दिए हुए हैं, खालिस्तान दिए हैं, इनके आंसर तो आपको दिए हुए हैं। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये एमपी बोर्ड ने स्वयं भेजे हैं, तो इसमें से 80% पेपर आने वाला है। तो इसकी तैयारी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और साथ ही जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार आपके खालिस्तान दिए गए हैं, तो इनके आंसर भी आपको दिए गए हैं और यहाँ पर ये जो आपको 2 अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं और 3 अंक वाले प्रश्न, इनका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका पहला अनिषेक जनन क्या है, बहुभ्रूणता, निषेचन, परागकण, इस प्रकार आपको प्रश्न दिए गए हैं और ये 3 अंक वाले और ये 5 अंक वाले, इनका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें से आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर बताओ, तो ये आपको अंतर दिए गए हैं। यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में होती है, पुष्परंगहीन गंधहीन होते हैं। यह क्रिया दोनों एकलिंगी व द्विलिंगी प्रकार के पुष्पों में होती है, पुष्परंगीन सुगंधित होते हैं। इस प्रकार आपको ये आंसर लिख देना है। आपका अगला देखते हैं। अगला है आपका कि लघु बीजाणु जनन को समझाइए तथा परागकण भित्ति में टेपिटम की भूमिका समझाइए। तो इसका आंसर है परिपक्व परागकोश सामान्यतः 4 भित्तियों से घिरा रहता है, जिसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम कहलाती है। परिपक्व परागकोश में बीजाणु जनन ऊतक होते हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप सूक्ष्म या लघु बीजाणु चतुष्टय बनते हैं। ये चतुष्टय बाद में अलग अलग हो जाते हैं तथा प्रत्येक लघु बीजाणु एक परागकण में विकसित होता है। फिर अगला है कि परागकण भित्ति का निर्माण 2 चरणों में होता है। पहला चरण परागकण भित्ति परागकण के जीव द्रव्य द्वारा बनाया जाता है, जबकि दूसरे चरण में परागकण भित्ति का निर्माण टेपिटम द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप टेपिटम की यह भूमिका होती है। अगला देखते हैं। अगला है आपका कि तृतीय संलयन क्या है, या कहाँ और कैसे संपन्न होता है। तृतीय संलयन सम्मिलित न्यूक्लियाई को किस नाम से, क्या नाम है बताइए। तो इसका आंसर है परागनली से भ्रूणकोश में प्रवेश करने वाले 2 नर युग्मकों में से एक का ध्रुवीय न्यूक्लियस 2 से संलयन के फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस क्रिया को तृतीय संलयन कहते हैं। यह क्रिया भ्रूणपोष के केंद्र में संपन्न होती है और इस प्रक्रिया में एक नर युग्मक केंद्रक तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक भाग लेते हैं। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। अगला जो आपसे पूछा गया है असंगजनन क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो इसका आंसर है कि बिना निषेचन के ही अंडाशय में किसी भाग का बीज परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, असंगजनन कहलाता है। यह एक प्रकार का अलिंगी प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। इस प्रकार आपको आंसर दिया गया है और इसका महत्व देखते हैं। इस बीज के तैयार संततियों में कई पीढ़ी तक संकर पृथक्करण विशिष्ट नहीं होती तथा यह अच्छे गुण कई पीढ़ी तक यथावत बने रहते हैं। नंबर दूसरा है महत्व, हर बार से संकर बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपको तैयार कर लेने हैं। फिर आपका अगला है कि लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। इस घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोश के विभाजन संपन्न होता है। इन घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम लिखिए। तो ये अंतर दिए गए हैं, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। तो इसका है परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं और बीजांड के अंदर बीजांड का कोशिकाओं से विभेदित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सामान्यतः 1 से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु के निर्माण को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं, प्रायः एक गुरु बीजाणु कार्यशील होता है। इस प्रकार आपको नीचे का आंसर भी लिख देना है, इसे भी तैयार कर लीजिए आप। अगला है आपका
एक प्रारूपी या प्रतिबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट, सुस्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकन चित्र बनाइए। तो इस प्रकार आपको ये चित्र बना देना है, यहाँ पर नामांकन कर देना है। ये हाइलम कहलाता है, ये बीजांड ग्रंथ कहलाता है, बीजांड द्वार सिरा, बाह्य आवरण, अंतःआवरण, बीजांड का भ्रूण कोश, बीजोल। इस प्रकार आपको ये पूरा चित्र बना लेना है और इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आता ही है। अगला देखते हैं आपका। अगला है एक स्पष्ट, सुस्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद के 7 कोश के 8 न्यूक्लिएट केंद्रक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो आपको इस प्रकार का एक चित्र बनाने को आएगा। तो आप ये चित्र बना लीजिए और इसे इसके नामांकन भी कर दीजिए। यहाँ पर हिंदी में करवाए गए हैं। इसका आंसर आपको जो लिखना है कि भ्रूणकोश का विकास कार्यशील गुरु बीजाणु से शुरू होता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 2 केंद्रक अवस्था में बनता है। इस प्रकार आपको यहाँ तक ये आंसर लिख देना है। और आपको ये नहीं पूछा गया है फिर भी, लेकिन ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो आप इसे भी तैयार कर लीजिए। ये भी आ सकता है। आपको अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न है जो आपका बहुभ्रूणता क्या है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक रूप में इसका किस प्रकार दोहन अतिदोहन किया जा रहा है। एनसीईआरटी से लिया गया है प्रश्न। इसका पहला, बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। आम तथा नींबू की विभिन्न प्रजातियों में भ्रूणपोष के चारों ओर उपस्थित बीजांड का कोश विभाजित होने लगती है तथा भ्रूणपोष में धंसकर भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक बीजांड के अंदर कई बीजाणु मतलब भ्रूण विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार आपको ये आंसर लिख देना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वपरागण पर परागण में अंतर बताइए। आपने इसे ऊपर भी देख लिया है, लेकिन उसमें 3 अंतर दिए गए थे, लेकिन ये 5 अंक में है, तो मैंने ये दोबारा बना दिया है। तो इसके 5 अंतर आप अच्छे से कर लीजिए कि ऐसे इसे परागण में एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्ती का अग्र पर गिरता है, स्वपरागण कहलाता है। और इसमें एक पुष्प के का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प वह उसी जाति या दूसरी जाति का हो सकता है के वर्ती का अग्र पर गिरता है। इस प्रकार यह दूसरा, इसके लिए पुष्प का दुलिंग होना जरूरी है, इसके लिए पुष्प का दुलिंग होना जरूरी नहीं है। इस प्रकार आपको ये अंतर 5 लिख देने हैं और इन्हें तैयार भी कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप प्रतिबीजी पौधे के बीजांड की रचना चित्र से लिखिए। या दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि पौधे के बीजांड की लंबवत काट का नामक चित्र बनाना आ सकता है, या फिर प्रारूपिक बीजांड की रचना का नामक चित्र बनाइए, वरना आवश्यक नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। तो इसमें आपको इतना आंसर लिख देना है और ये चित्र भी बनाना देना है। इस प्रकार आपको इसका नामांकन भी आएगा। तो ये आंसर आप कर लीजिए, आपके प्रश्न बैंक से लिया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि माइक्रो प्रोपेगेशन ये कहलाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। तो आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है या सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है बताना है। तो ऊतक संवर्धन द्वारा बड़े स्तर पर पौधे उगाकर उनकी खेती करने की तकनीक सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान या समाकुलन होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन वैसे पौधे को बहुगुणित करने खेती करने की तकनीक उपलब्ध कराता है जो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित होते हैं तथा अथवा ऐसे संकर होते हैं जो कायिक रूप से प्रजनन करने में अक्षम होते हैं, जो बीज नहीं बना पाते या बीज न होना एक वांछनीय गुण हो। वे पौधे जो काफ़ी विलुप्त की श्रेणी में हो। उन्नत नस्ल के पौधों का बड़े स्तर पर कम लागत में उत्पादन। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है और इसे तैयार भी कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि विपुंसन क्या है, यह है क्यों एवं कब किया जाता है। जिसका आंसर है कि पराग कोशों को परिपक्व होने से पहले फूल से अलग करने की विधि विपुंसन कहलाती है।
विपुंसन पादप संकरण के उद्देश्य से फूल की कली का वास्तव में किया जाता है। विपुंसन करने से फूल मादा की तरफ व्यवहार करता है तथा दूसरे फूल उसी दूसरी जाति का के परागकण से ही निषेचित हो सकता है। इस प्रकार आपसे जो अध्याय 2 क्लास 12th में जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के आंसर आपको मिल गए होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर प्रश्न बैंक हल सहित देखने को आपको सभी विषयों के मिलेंगे, चाहे वो आपके 11th के हो, चाहे वो 12th के हों, आर्ट्स एंड साइंस किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।